बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटे मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज के मॉड्यूल के अंदर आप लोगों को पढ़ाया जाएगा फैक्टर्स अफेक्टिंग टिलेज ऑपरेशंस। तो इस हवाले से थोड़ा सा एक गो थ्रू मैं दे देता हूँ, तो उसके बाद वो यूट्यूब वाला लेक्चर आप लोगों ने देख लेना है। बेसिकली जो फैक्टर्स टिलेज को अफेक्ट कर रहे हैं उसमें क्रॉप अफेक्ट कर रही है, सॉइल टाइप अफेक्ट करती है, क्लाइमेट अफेक्ट करती है, किस टाइप की हम फार्मिंग कर रहे हैं वो अफेक्ट करती है। इसके साथ साथ टाइप ऑफ फार्मिंग हम कौन सी कर रहे हैं, ठीक है, और क्रॉपिंग सिस्टम वहाँ कॉटन वीट है, राइस वीट है, किस किस्म का वहाँ क्रॉपिंग सिस्टम यूज हो रहा है। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन ये हैं कि हमने जो डेप्थ हमारी टिलेज की वो कितनी होनी चाहिए, ठीक है, और इसके साथ साथ किस टाइम हमने टिलेज करनी है, किस मेथड से करनी है, नंबर ऑफ ऑपरेशन जो टिलेज के हैं वो कैसे और कितने हों। तो इसके अंदर जो डिजायरेबल फ्लोइंग डेप्थ है वो 12.5 से 20 सेंटीमीटर तक हो सकती है। ये वेरी करती है विद इफेक्टिव रूट जोन डेप्थ, ठीक है। बेसिकली इसमें हम ये जो जो फ्लोइंग डेप्थ होती है वो 10 से 20 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। उसके बाद अगर डीप रूटेड क्रॉप्स अगर हम लगाना चाह रहे हैं तो उनके लिए 15 से 30 सेंटीमीटर होगी। तो इसमें हमने डीप फ्लोइंग भी हम कर सकते हैं। रिकमेंड यही किया जाता है कि जो डीप रूटेड क्रॉप्स हैं उनके अंदर 3 साल में एक दफ़ा हम लाजमी डीप फ्लोइंग करें। अच्छा, इस हवाले से किसी को क्वेश्चन है तो बेटे आपको मेरी आवाज़ क्लियर है? यस जी सर। सर, क्लियर। अच्छा, तो इसके अंदर हम किस टाइम हमने टिलेज करनी है। अगर ज़मीन ज़्यादा खुश्क होगी और हम उसमें टिलेज कर देंगे तो बड़े बड़े क्लॉट्स बन जाएंगे। और अच्छा, स्क्रीन भी आप लोगों ने सही शेयर हो रही है बेटे? यस सर। नहीं हाँ, स्लाइड शेयर हो सर, रही है आप लोगों फैक्टर से? नो पहली सर, स्लाइड शेयर हो रही है, बट फैक्टर पहली स्लाइड है। अफेक्टिंग टिलेज ऑपरेशन। मैं चेक करता हूँ। एक सेकंड, मुझे यूट्यूब वाला लेक्चर है ना वो भी मैं चाहता हूँ कि लगा देते हैं तो। अच्छा बेटे, ऐसे है कि आई थिंक ना कोई इसकी पता नहीं वीडियो की आवाज़ क्यों नहीं आ रही। सर, वीडियो की आवाज माइक्रोफोन से आएगी, तो माइक्रोफोन तो नहीं होगा ना। नहीं, माइक्रोफोन से बेटे कैसे आएगी मुझे जरा। अच्छा अच्छा अच्छा, वो मैं ये हेडफोन लगा के तो इसके माइक को वहां रख दूँ लैपटॉप के स्पीकर पे, ऐसे कह रहे हैं? यस सर, तब आएगी। चले मैं ऐसे करता हूँ।
Regarding village intensity as well as depth, that is the crop itself. When we talk about crop, we are referring to the community response to domesticated plants. So, type of crop itself can influence the intensity as well as depth of the village. Different crops have different rooting depths based on whether their root system is taproot, whether it is adventitious. Taproot can penetrate soil to much greater depth. So we need a well pulverized soil free of heartland for a crop that has deeper root length or has a taproot system. For example, cotton, sunflower, castor bean, etc. And then some crops require a fine till, while other, especially the cold-seeded one, require coarse till. Likewise, soil type itself can affect intensity as well as the depth of tillage and pulverization, depth penetration depth. So some soil are easy to work, they are called light textures. हाँ बेटे, ऐसे है कि ना आई थिंक आपको डिस्ट्रक्शन है, तो आपको क्लियर नहीं होगा तो मैं खुद ही आपको पढ़ा देता हूँ। ये कोई नया ही। अच्छा, इसके अंदर बेसिकली मैंने जैसे आपको बताया कि हमने उस टाइम प्लोइंग करनी है जब सॉइल प्रॉपर मॉइस्चर में हो, ताकि जो हमारा बड़े बड़े ज़मीन के क्लॉड्स ना बने, वेल पल्वराइज भुरभुरी और नरम ज़मीन हो। और कब हमने हल चलाना है ज़मीन में, जब उसमें 60% मॉइस्चर हो। और इसके अलावा टिलेज डिपेंड करती है सॉइल कैसी है। अब रेतली ज़मीनों के अंदर तो हम डीप टिलेज कभी नहीं करेंगे। अगर वहाँ उन ज़मीनों में डीप टिलेज करेंगे तो अल्टीमेटली बेटे उसका नुकसान क्या होगा कि वहाँ तो फिर पानी स्टैंड ही नहीं करेगा। तो जो टिलेज के जो मॉडर्न कंसेप्ट हैं, पहले तो था दब के बाद तो रज के का, अब ये है कि हम मिनिमम टिलेज की तरफ जा रहे हैं। अब ये थोड़ा सा ये देखें, ये प्लोइंग हो रही है, उसके बाद ये डिस्किंग है, ठीक है, प्लो, ये मोल्डबोर्ड प्लो जिसे राजा कहते हैं, डिस्किंग है, ये कल्टीवेटर है, यानी प्लांटिंग हो रही है, ठीक है। तो बेसिकली मिनिमम टिलेज का एम ये है कि हमने सिर्फ उस जगह को डिस्टर्ब करना है जहाँ हमने सोइंग करनी है। टिलेज ऑपरेशन यानी कि हमने मिनिमाइज करना है। मिनिमम टिलेज को आप अंडरस्टैंड करें कि मिनिमम टिलेज वो टिलेज है जिसमें हमने अपने टिलेज ऑपरेशन को मिनिमाइज करना है। जहाँ हम 4 प्लोइंग कर रहे हैं वहाँ 2 प्लोइंग करें, 2 कर रहे हैं वहाँ 1 प्लोइंग करें, ताकि इससे ना सिर्फ हमारी फ्यूल की बचत होगी, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगा उतना, और हमारी मशीनरी का वेयर एंड टेयर कम होगा, बल्कि इसका एक और बेनिफिट ये है कि जब इतना भारी ट्रैक्टर, इतनी भारी मशीनरी जब हमारी फील्ड में चलेगी तो बेटे उसका नुकसान क्या होगा कि आपकी जो जमीन की जो पोर स्पेसिस हैं जिनमें हवा होती है वो बंद हो जाएगी, कंपैक्शन हो जाती है ना जमीन की, तो कंपैक्शन भी कम होगी। तो इससे अल्टीमेटली क्या होगा, सॉइल कंडीशन इंप्रूव होंगी, सॉइल वेल एरेटेड होगी। जब सॉइल वेल एरेटेड होगी तो उसका अल्टीमेटली उसका बेनिफिट क्या होगा कि आप लोगों की क्रॉप ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। फॉर एग्जाम्पल कोई आदमी के आगे यानी कि हम डिफरेंट किस्म के खाने रख दें अफ्तारी के अंदर, और उस नाक उसका बंद कर दें, कुछ खा सकेगा? कुछ नहीं खा सकेगा, ठीक है। इसके तो थोड़े बहुत मिनिमम प्लेस के डिसएडवांटेजेस हैं। बाजू का ये होता है कि सॉइल के अंदर जर्मिनेशन अच्छी नहीं होती, वीड्स का थोड़ा सा अटैक होता है आता है, तो वीड्स को हम प्रॉपर हर्बिसाइड के इस्तेमाल से हम उन वीड्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें टाइप ऑफ टिलेज की, इसमें रो जोन टिलेज है, प्लो प्लांट टिलेज है, व्हील ट्रैक प्लांटिंग है,
बेसिकली इसमें प्राइमरी टिलेज, रो जोन टिलेज में हम मोल्ड बोर्ड फ्लो से करेंगे, राजहाल से करेंगे, और सेकेंडरी टिलेज के तौर पे उसमें डिस्क हैरो चला देंगे, ठीक है। और प्लो प्लांट टिलेज में यानी कि हमने प्राइमरी टिलेज की है, ठीक है, उसके बाद प्लांटर चला के हमने फटाफट उसी जमीन के अंदर हमने अपने सीडिंग कर दी है। फिर प्राइमरी प्लोइंग इज डन, इसमें ट्रैक्टर को यूज किया जाता है फॉर सोइंग पर्पस के लिए। अच्छा, जीरो टिलेज जो है वो एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ मिनिमम टिलेज है। जीरो टिलेज बेटे ऐसी टिलेज है जिसमें हमने सिर्फ उसी जगह को डिस्टर्ब करना है, वहां हल चलाना है जहां हमने बीज लगाना है, बाकी जमीन को हमने बिल्कुल नहीं छेड़ना। तो इस सॉइल के अंदर थोड़ा सा इशू आएगा, आप लोगों की वीड्स का थोड़ा बहुत इशू आएगा, तो उसको हमने वीड्स को कैसे मैनेज करना है, उस वीड्स को हम लोगों ने मैनेज करना है बाय यूज ऑफ प्रॉपर हर्बिसाइड, ठीक है। और हर्बिसाइड के इस्तेमाल से हमने उसको प्रॉपर हर्बिसाइड के यूज से हमने वीड्स कंट्रोल करना है। ये आप देखें, ये अब आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये देखिए जहां हल चलाया है सिर्फ वहां, जहां हमने क्रॉप लगाई है सिर्फ वहां हल चला हुआ है, बाकी जमीन को डिस्टर्ब नहीं किया गया। ये देखें, ये जीरो टिलेज, ये देखें स्ट्रबल्स वैसे खड़े हैं, रेसिड्यूज वैसे खड़े हैं, दरमियान में से देखिए हमारी क्रॉप कितनी अच्छी ग्रो कर रही है, ये जीरो टिलेज है। फ्यूल की बचत है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, जमीन का ऑर्गेनिक मैटर बच गया है, ठीक है। इसके बाद है टिल प्लांटिंग, ठीक है। इसके अंदर यानी कि जो बेसिकली जो टिल प्लांटिंग है, इसमें क्लीनिंग रो क्रॉप्स है, ओपनिंग द सॉइल, ठीक है, सीड इंसर्शन के लिए, कवरिंग द सीड बाय सॉइल। इसके बाद सॉर्ट प्लांटिंग है, सॉर्ट प्लांटिंग इसमें हम ग्रासेस वगैरह लगाते हैं उन इलाकों में, जब लगाते हैं जहाँ कोई थोड़ा बहुत सॉइल इरोजन का इशू हो, तेज आंधियां चलें तो जमीन एरोड ना हो, वहाँ हम सॉर्ट प्लांटिंग करते हैं। बेसिकली ये सॉइल कंजर्वेशन की प्रैक्टिस है, इसमें अर्ली सोइंग की जाती है, देन उसको इरिगेशन की भी सेविंग होती है, जब जमीन कवर होगी तो जमीन से लॉस ऑफ मॉइस्चर कम होगा। इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, ये हैं कि अगर in temperate countries highest dose of nitrogen had to be applied for mineralization of organic matter in zero tillage, ठीक है। नो डाउट कि जब हम साइल को ओपन अप नहीं कर रहे, जब साइल को ओपन अप नहीं करेंगे तो जो उसमें ऑर्गेनिक मैटर है, वो जो प्लांट के रेजिड्यूज हैं, वो डिकम्पोजिशन उनका रेट बहुत स्लो होगा, तो हम चाहेंगे उनको तेज तेज डिकम्पोज करें, तो उसके लिए हम उसमें फर्टिलाइजर वगैरह ऐड अप करेंगे। हाई नंबर ऑफ वॉलंटियर प्लांट्स, उसमें वीड्स वगैरह कंट्रोल करना थोड़ा सा इशू होगा। व्हाट इज द अब जरूरत किस चीज़ की है, इसमें डबल जीरो टिल सिस्टम मस्ट बी डेवलप करना चाहिए, जिसमें सूटेबल कल्टीवार ऐसे वैरायटी आइडेंटिफाई करें जो जीरो टिलेज पे बहुत अच्छा परफॉर्म करें। डेवलपमेंट ऑफ सूटेबल पैकेज फॉर, यानी कि फार्मर्स को, जिस तरह डिफरेंट जीरो टिलेज इक्विपमेंट है, जिसमें जोन डिस्क टिलर है, जिसमें हैप्पी सीटर है, जिसमें टर्बो सीटर है, वो फार्मर्स को अवेलेबल हों। तो इसमें ये स्टबल मल्च टिलेज आपको नजर आ रही है, नीचे फसल के नीचे स्टबल्स बिछा देंगे। उसका बेनिफिट क्या होगा कि वो जो नीचे क्रॉप रेजिड्यूज हम बखेरेंगे, उसका बेनिफिट ये होगा जड़ी बूटियां नहीं ग्रो करेंगी, ठीक है। तो इसके अंदर कंपैरिजन बिटवीन कन्वेंशनल एंड जीरो टिलेज सिस्टम्स, इसके अंदर नो डाउट इरेजन कन्वेंशनल सिस्टम में जमीन का कटाव ज्यादा होगा, जीरो टिलेज में कम होगा। सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज और हेल्थ इंप्रूव होगी, जब हम टिलेज नहीं करेंगे तो सॉइल का माइक्रोबायोटा, अर्थवर्म की पॉपुलेशन जमीन के अंदर बढ़ेगी, माइक्रोऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन बढ़ेगी, क्योंकि जब हम सॉइल को ओपन अप करते हैं, जो उसमें ऑर्गेनिक मैटर होता है वो ऑक्सीडाइज होकर खत्म हो जाता है, ह्यूमस बन जाता है, ठीक है। इस तरह वीड्स नो डाउट कन्वेंशनल टिलिंग में अच्छी तरीके से कंट्रोल हो गया। जीरो टिलिंग में वीड्स को कंट्रोल करने के लिए हमें हर्बिसाइड्स का सहारा लेना पड़ेगा। सॉइल टेम्परेचर भी मॉडरेट रहेगा, डीजल की कॉस्ट भी कम होगी, डीजल का यूज भी कम होगा, और यील्ड कैन बी लोअर वेयर प्लांटिंग डिलेड। इसमें प्लांटिंग यील्ड अच्छी होगी क्योंकि हम टाइमली सोइंग कर लेंगे, पुरानी फसल उखाड़ेंगे, कोई जमीन की तैयारी की जरूरत नहीं, उसी के स्टबल्स के अंदर हमने नई क्रॉप लगा देनी है। तो ये बेटे आज के वाले से था। इस हवाले से आपको क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। तो मैं आज का जो हमारे मॉड्यूल जिन्होंने डेवलप किया है डॉक्टर अमार मतलूब साहब ने, उनको मैं कहता हूँ डॉक्टर साहब ज्वाइन कर लें। डॉक्टर अमार मतलूब साहब भी अभी हमारी मीटिंग को ज्वाइन कर लेते हैं, तो जो क्वेश्चन आपके होंगे जो मुझसे करने आप मुझसे कर लें, जो कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा तो वो भी ज्वाइन कर लेते हैं, उनसे कर लीजिएगा। हाँ जी बेटे, किसी का क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर टिल प्लांटिंग कैसे? टिल प्लांटिंग है ये कि हमने यानी कि टिलीज करनी है, उसके साथ साथ ही हमने प्लांटिंग करते जाना है, समझ आ रही है?
ठीक है, आप ये देखें ना, ये जी इन रोज में ये टिलेज की है जहाँ प्लांटिंग की, ये देखें ये स्टबल वैसे ही पड़े हैं। ठीक है, हमने प्लांटिंग के लिए टिलेज करनी है। ठीक है, यानी कि जहाँ प्लांट लगाना है बस वहीं टिलेज करनी है, बाकी हमने सॉइल को डिस्टर्ब नहीं करना। छोड़ देने। हाँ ये देखो ना, सिर्फ उसी जगह को सॉइल को ओपन किया जहाँ हमने सीड लगाया है, बाकी जमीन वैसी पड़ी है। ठीक हो गया। ओके सर। बेटे अपने माइक ऑफ कर लें, जिन स्टूडेंट्स के माइक ऑन है वो माइक ऑफ कर लें। तहसीन फारूक का माइक ऑन है। हाँ जी बेटे, किसी और को क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। सर हाँ जी बेटे, आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। कोई समझ आई है नहीं आई, कोई जो चीज समझ नहीं आई पूछ लें। सर जीरो टिलेज जो बेनिफिशियल है, तो सर क्या हम इसे हर क्रॉप के लिए यूज नहीं कर सकते? बेटे जीरो टिलेज बेनिफिशियल है, मगर थोड़ा सा एक तो लैक ऑफ अवेयरनेस है कम्युनिटी के अंदर है, और इसका जो इक्विपमेंट है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। हमारा जो ऑलरेडी जो फार्मर है वो आपको पता है वो रेंट पे चीज़ें लेके यूज़ करता है। तो इसको हम अगर अगर हम डेवलप कंट्रीज की बात करें तो वो तो इसे हर क्रॉप के लिए यूज़ करते हैं। अब हम हर फसल के लिए खेलियाँ अलग अलग बनाते हैं, मगर अगर आप यूएसए जाएं या जो डेवलप नेशन हैं वो क्या करते हैं, वो परमानेंट बेड्स बनाते हैं। ठीक है, परमानेंट बेड्स बने हुए हैं, उनके नीचे इरिगेशन भी वैसे फ्लडिंग नहीं करते, बल्कि वो उन्होंने ज़मीन के नीचे यानी कि सब सरफेस इरिगेशन करते हैं। ज़मीन के अंदर उन्होंने यानी कि ड्रिप पाइप्स यानी कि लेटरल्स डाले होते हैं। तो उसका ये होता है कि वो एक क्रॉप रिमूव की, उसके ऊपर दोबारा जीरो टिलेज मशीनरी चलेगी। वो क्या होगा, वीड्स को रिमूव करती जाएगी और साथ साथ सीड की सॉइंग करती जाएगी। वीड्स को हमने रिमूव बेसिकली हर्बिसाइड के साथ करना है, जैसे नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड जैसे ग्लाइफोसाइड वगैरह से। तो ये हम कर तो हर क्रॉप के लिए सकते हैं, मगर पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में अब ज्यादातर जो गंदम की जीरो टिलेज होती है, राइस टबल्स के अंदर भी टिलेज करते हैं। इसके अलावा रे क्रॉपिंग भी करते हैं वीट की इन स्टैंडिंग कॉटन। हाँ जी, किसी और हाँ किसी और को क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। से सॉर्ट प्लांटिंग का क्या प्रोसीजर है? बेटे सॉड प्लांटिंग बेसिकली, सॉड प्लांटिंग मीनिंग क्या है कि हम ग्रास लगाते हैं। ठीक है, अभी हम जो सॉड प्लांटिंग उन एरियाज में करते हैं जिसमें हमारी वाटरवेज हैं या हमारे ऐसे एरियाज हैं जो प्रोन टू इरोजन है। जैसे इरोजन दो किस्म के होते हैं ना, जमीन का कटाव दो किस्म का होता है। एक होता है आपका विंड से हवा के जरिए, और दूसरा पानी के जरिए। वो इलाके जहाँ पानी बहुत ज्यादा तेजी से आता है, जैसे माउंटेनियस एरियाज में हम कल्टीवेशन करते हैं, तो वहां अगर हम ऐसी सॉड क्रॉप्स लगाएंगे, जैसे हम कवर क्रॉप्स लगाएंगे, ठीक है, तो उन उससे क्या होगा, जब पानी आएगा ऊपर से पहाड़ों से, तो वो जमीन का कटाव कम होगा। तो इसमें हम यानी कि थिक सीडेड क्रॉप्स लगाते हैं जो जमीन को प्रॉपरली कवर कर लेते हैं। और सॉर्ट प्लांटिंग का बेनिफिट क्या होता है कि सॉइल से मॉइस्चर का लॉस भी कम होता है, समझ आ रही है, और आपकी जो सॉइल है वो इरोजन से भी बच जाती है, चाहे वो विंड इरोजन है या वाटर इरोजन है। समीन, ये इरोजन इफेक्टेड एरियाज में ये सॉर्ट प्लांटिंग की जाती है? हाँ जी, हाँ डॉक्टर अमार साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिए, तो अभी सॉर्ट प्लांटिंग में और जो आपकी टिल प्लांटिंग है उसमें जो बेसिक डिफरेंस है वो है कि मीडियम जिसमें आप प्लांटिंग कर रहे हैं। जो आपकी टिल प्लांटिंग थी अंडर द अम्ब्रेला ऑफ जीरो टिलेज, उसमें आप प्लांटिंग कर रहे थे साइल में, लेकिन वो साइल जो है उसमें यहाँ वो लूस्ट्रा हो सकता है उस पर राइस का, यहाँ वो एंकर्ड स्टबल्स हो सकते हैं। लेकिन सॉर्ट प्लांटिंग जो है इसमें जो ग्रास है, सरफेस ग्रास की जो रूट्स हैं उन्होंने साइल को एग्रीगेट किया गया है, और साइल जो है दैट इज़ कवर्ड बाय
स्मॉल ग्रास कवर, और उस ग्रास कवर के अंदर जो है वो सीडिंग जो है वो हो रही है, यानी कि मीडियम प्लांटेशन जो है यहाँ पे, वहाँ पे साइल थी, यहाँ पे साइल कवर्ड बाय सोड यानी कि ग्रास, उसके अंदर जो प्लांटेशन जो है वो होगी। आल दो कि ये इतना कोई बहुत ज़्यादा कॉमन हमारे यहाँ पे नहीं है। हमारे यहाँ पे जो ज़ीरो टिलेज है उसको ऑप्ट किया गया है टिल प्लांटिंग को, जो आप कह लो कि हमारा राइस वीट क्रॉपिंग सिस्टम है उस। और बहुत सारे मैन्युफैक्चरर जो हैं वो हमारे यहाँ पे ज़ीरो टिल ड्रिल जो हैं वो बना रहे हैं, स्पेशली जो डस्का वगैरह वाली साइड है, ग्रीनलैंड इंजीनियर्स हैं, फार्म आल टेक्नोलॉजीज़ है, और हमारे मुल्तान में जो है एग्रीटेक इंडस्ट्री जो है वो भी बनाते हैं। तो ज़ीरो टिल ड्रिल जो है वो हैप्पी सीडर्स वगैरह जो है ये क्वाइट कॉमन है। सर जी, हम जीरो टिलेज करते हैं, इसमें हम जो दूसरी टिलेज यानी कन्वेंशनल टिलेज थी उस इसमें तो ज्यादा हम हर्बिसाइड या केमिकल्स यूज करेंगे ना? इसमें अगर तो आपकी इस्टेब्लिश्ड वीड्स हैं तो फिर हमें प्री इमरजेंस कह रहे हैं नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड एट द टाइम ऑफ सोइंग, उससे कुछ पहले हमें वो स्प्रे करना पड़ेगा। अदरवाइज जो आपकी जैसे रूटीन में आप हर्बिसाइड यूज़ करते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन अगर इस्टेब्लिश वीड ऑलरेडी मौजूद हैं, चूँकि जो हमारी कन्वेंशनल टिले थी उसमें वो डिस्ट्रॉय हो रही थी लैंड प्रिपरेशन के दौरान, तो यहाँ पे ज़मीन की तो तैयारी है नहीं, तो हमें फिर सोइंग से पहले, क्योंकि क्रॉप हमने सो करनी है, क्रॉप अगर निकले भी तो उसको टाइम लगेगा, तो वीड्स बाय दैट टाइम बड़ी हो जाएंगी, ज़्यादा कंपटीशन ऑफर करेंगी, तो उसके लिए फिर हमें नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड एट द टाइम ऑफ सोइंग जो है वो हमें यूज़ करनी पड़ेगी कि हमारी जो वीड्स हैं वो भी किल हो जाए। तो यूजली हर्बिसाइड के एक्सपेंस इसमें ज़्यादा होंगे, बार कैफ जो 7500 से तकरीबन आप कह लो 9800 की बचत जो है वो लैंड प्रिपरेशन में आ जाएगी कि आपका जो फ्यूल कम लग रहा है, आपकी जो लेबर, आपका जो ट्रैक्टर की वेयर एंड टेयर है वो उस खर्चों से आप बन जाते हैं। यानी कि नॉर्मली डिस्किंग का एक ऑपरेशन आप लगाएं 3 से 4 हल फॉलोड बाय प्लैंकिंग लगाएं, उसके बाद आप सीड बेड प्रिपरेशन का लगा लेंगे, फाइन रूटावेटर कम से कम फाइन टिल्थ के लिए, या फिर आपने बाद में जो खेलियाँ क्रिएट करनी है या बेड क्रिएट करने हैं, तो वो सारे ऑपरेशन जो हैं यहाँ से स्किप हो जाएंगे। सर इसमें तो फिर ये रेजिड्यूज जो प्रीवियस क्रॉप्स के रह जाएंगे उसको हमने डिकम्पोज करना है, उसके लिए तो हमें फिर कोई एक्स्ट्रा एफर्ट या कोई एक्स्ट्रा चीज यूज करनी एक्स्ट्रा पड़ेगी ना? एफर्ट हमें इसलिए नहीं करनी पड़ती कि जो ड्रिल है बेसिकली ये वाली, अगर आपको स्क्रीन शेयरिंग नहीं है तो इसमें जो हैप्पी सीडर होंगे इनमें जो फ्रंट बॉक्स है वहाँ पे सीड है, फिर बैक पे फर्टिलाइज़र है, तो फर्टिलाइज़र साथ ही अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो इनबिल्ट सिस्टम होगा, तो हमें फर्टिलाइज़र वगैरह साथ ही चले जाएगी। वो फर्टिलाइज़र जो है वो इनिशियली जो है उसको माइक्रोब्स की एक्टिविटी को इनहांस करेगी, और रेजिड्यूज जो हैं डिपेंडिंग अपॉन के रेजिड्यूज के मटेरियल कौन से हैं, जो लेग्यूम स्ट्रा है वो जल्दी डिकम्पोज होगा, उसकी CN रेशो नैरो है, कम है। जो सीरियल स्ट्रा हैं जिनमें लिग्नन का कंपोनेंट ज़्यादा होगा वो बहुत देर से डिकम्पोज होते हैं, लेकिन ओवरऑल जो है आप कह लो कि 2 महीने के पीरियड में काफ़ी हद तक रेजिड्यूज जो हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं और ऑर्गेनिक मैटर जो है वो साइड में ऐड कर देते हैं। जो जीरो ड्रिल हैं, ठीक है, इसमें सीड बॉक्स है, फर्टिलाइजर बॉक्स है, फरो ओपनर्स हैं, फरो ओपनर्स के साथ जो है वो फरो ओपनर के साथ आपके पास जो है वहाँ पे 2 पाइप्स हैं, और वो पाइप्स जो हैं वो फिर फरो में सीड और फर्टिलाइजर जो है वो अप्लाई जो है करते हैं, ठीक है। बाकी बैक साइड पे इसकी सीड मीटरिंग की डिवाइस होती है जिससे आप सीड रेट वगैरह जो है उसको कम या ज़्यादा जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आपको जो सरफेस पे स्ट्रा नज़र आ रहा है ये लूज स्ट्रा है, और जो एंकल्ड स्ट्रा है, जो स्टबल्स हैं वो हैं जो एंकल्ड है ज़मीन में अभी भी। अगर बहुत ज़्यादा आप कह लो कि वेट कंडीशन है साइल की, तो फिर होता है कि बालफा ये पूरे के पूरे स्टबल्स बाहर आना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि ढीले बनना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसमें हमें थोड़ा सा फिर वर्क वेट करना पड़ेगा उसमें। मॉइस्चर कंटेंट अगर बहुत ज़्यादा है तो आपके उसकी क्लॉगिंग के चांसेस हैं फोर्स के, प्लस जो साइल है वो उसका स्ट्रक्चर जो है वो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाता है, वो ढीले के ढीले बाहर आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसको प्रेफरेबली जो है हमें तकरीबन कह लो कि 11 या 12 बजे के दरमियान इसकी सीडिंग करनी चाहिए, क्योंकि विंटर सीज़न होता है तो ड्यू भी होती है, तो वो थोड़ी सी ख़त्म हो जाए, तो
आप कह लो कि 11 से 12 बजे का टाइम जो है वो बेस्ट है बनस्पत अर्ली मॉर्निंग के। से इसमें यील्ड का कितना फर्क रहता है कि कन्वेंशनल और जीरो टिलेज में कितना परसेंट इसका परसेंटेज में यील्ड प्रोवाइडेड आपका वीड कंट्रोल सेटिस्फैक्ट्री है तो आपकी यील्ड जो है वो 10 to 15% हायर होती है इसमें। उसकी रीज़न प्राइमरी है वो पहले सालों में जो यील्ड इंक्रीज होती है वो इस वजह से नहीं होती कि साल का ऑर्गेनिक मैटर बहुत बढ़ गया है या ज़मीन की फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है। जो अर्ली ईयर्स में आपकी यील्ड इंक्रीज आता है उसकी रीज़न होती है आपकी टाइमली सोइंग, कि आपने टाइमली सोइंग कर लिया विद इन द मंथ ऑफ नवंबर, जो यूजली हमारी दिसंबर से भी आगे चले जाती है अगर कन्वेंशनल राइस बेल्ट में देखें। जो सब्सिक्वेंट ईयर्स में हमारे पास इंप्रूवमेंट आती है उसमें सिस्टम कुछ स्टेबलाइज हो जाता है, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट साइल के बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, उसमें माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो अगर तो उसके साथ वीड्स का इशू इन द लॉन्ग रन ऐड नहीं हुआ तो फिर यील्ड जो है वो इसमें बेहतर आती है, ठीक है। और इसमें खासकर जो प्रॉब्लमेटिक वीड्स हैं जो कैनरी ग्रास वगैरह है उसका भी कंट्रोल जो है इसमें बेहतर रहता है, क्योंकि इसमें हम उन इसमें से पहले जी सर जी बोलो इसमें पहले 2-3 साल तो हमें अच्छी यील्ड नहीं मिलेंगे क्योंकि पहले तो हम सॉइल को डिस्टर्ब कर रहे थे, अब हमने उसको डिस्टर्ब करना छोड़ दिया है तो माइक्रोब को जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं अच्छी उनको यील्ड अपनी आपकी तब आएगी, अच्छी यील्ड आपकी तब आएगी जब आपका सिस्टम 00 उस पर चलेगा टिलेज पे, ठीक है। यानी कि आपकी जो रबी क्रॉप है वो भी 0 टिल से लग रही है, खरीफ भी 0 पे लग रही है। अगर आपकी खरीफ है उसके लिए आप पडलिंग कर रहे हैं बार बार ज़मीन को उसमें वाटर की पौंडिंग के लिए कंटिन्यूस 8 हल चला रहे हैं, उसके बाद वहाँ पे पानी खड़ा हो रहा है, फिर उसमें 80-85 दिन तक पानी खड़ा रहता है, ज़मीन एनारोबिक कंडीशन में चली जाती है, माइक्रोब सारे जो हैं वो सिर्फ मास वाई एनारोबिक के पीछे बचते नहीं हैं, तो वो सारा डिस्टॉर्शन है। तो प्रोडक्टिविटी के अगर बेनिफिट रिलाइज करने हैं तो हमें दोनों क्रॉप्स को उस पर लाना पड़ता है। ये नहीं है कि एक सीज़न में हम कंटिन्यूस टिलेज करें और एक के लिए सिर्फ 6 महीने के लिए जो है हम ये कर लें। तो जहाँ पे इसको लॉन्ग टर्म अडॉप्ट किया गया है वहाँ पे मैं आपको कह रहा हूँ कि वहाँ पे 10 to 15% जो यील्ड एडवांटेज है वो रिलाइज किया गया, ठीक है। तो इसके जो प्रॉपर जो आपको सिस्टम इस पर कन्वर्ट होता है तकरीबन 3 से 5 साल जो है वो लग जाते हैं, क्योंकि हमारी साइल जो है वो उनमें ऑलरेडी ऑर्गेनिक मैटर जो है वो लेस देन 0.5% होता है। दूसरा हमारे यहाँ पे टेम्परेचर बड़ा हाई है, ठीक है, तो जो ऑर्गेनिक मैटर इनबिल्ट होता भी है बाद का वो भी जो है फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाता था। तो इतनी इनबिल्ट यानी कि उसकी इन्वेंट्री इतनी नहीं है ऑर्गेनिक मैटर की, तो उसको टाइम लगता है बूस्ट अप होने में। से इसमें सीड रेट पे कोई इफेक्ट होता है कि फॉर एग्जांपल हम पहले तो ब्रॉडकास्ट कर रहे थे, अब हम एक स्पेशल सीड रेट मशीन जो यूज है कर रहे हैं। ड्रिल में ऑप्शन है कि आपने किस सीडिंग रेट पे, जस्ट लाइक आपकी जो रबी ड्रिल्स हैं कि आपने 40 पे 30 पे 50 पे, तो वो बिल्कुल वही जो स्ट्रक्चर है सीड मीटरिंग का वो इसमें भी अवेलेबल है। मैं यहाँ पे मैंने कुछ लिंक एक शेयर किया था वो मैं शायद आपको देख के शेयर करता हूँ आपकी क्लास के साथ, तो आप इसकी फंक्शनिंग जो है कि इसके कंपोनेंट कौन से हैं और वर्क कैसे करते हैं वो आपको आइडिया काफ़ी हद तक जो है आ जाए जी। जी कोई और क्वेश्चन है आपका, आप मीनवाइल कर सकते हैं। नो सर। हाँ जी बेटे, कोई क्वेश्चन है आप लोगों का और? नो सर। अब जो हैप्पी सीडर है ना बच्चों आपका, उसकी भी एक एडवांस स्टेज जो है वो इस वक्त अवेलेबल है कि जो बिल्कुल रेजिड्यू चाव करके इनकॉर्पोरेट ही साथ ही कर देती है, वो सुपर सीडर जो है, ठीक है। उसका मैं आपको लिंक जो है अगर आपकी क्लास यहाँ पे कौन सा सेक्शन है आपका, सही सेक्शन है सेक्शन ई
ई सेक्शन। मैं आपको लिंक इसमें यूट्यूब पर शेयर कर रहा हूँ, उसको आप देखिएगा। जी जी हाँ जी बेटे, किसी और स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। सर वो एलएमएस पे इशू आ रहा है तो नोट्स नहीं मिल रहे सर। वो यार हो जाएगा 2-3 दिनों में ना रिजॉल्व। नोट्स इनको पीपीटी नोट्स बेटे एलएमएस पे ये मॉड्यूल कोई इस हफ्ते तो स्टार्ट नहीं हुआ, ये प्रीवियस वीक हुआ था और हमने स्टार्ट में आपको चैप्टर 7 जो है टेक्स्ट बुक ऑफ इकोनॉमी का वहाँ पे शेयर किया हुआ था। तो जिस दिन आपका मॉड्यूल स्टार्ट हुआ था आपको उस दिन वहाँ से उसको डाउनलोड कर लेना चाहिए था। ठीक है, एलएमएस का इशू आया है इस वीक। ठीक है, एनीवे जो आपका ये वाला लेक्चर था इसकी पीपीटी भी मैंने नबील साहब को दे दिया, वो आपको सेंड कर दें, आप वहाँ से कर लें। बाकी चैप्टर अगर कहते हैं तो मैं आपको चैप्टर अलग शेयर कर देता हूँ, इस सेक्शन में मैं आपको शेयर कर देता हूँ उसका पीडीएफ। थैंक यू सर। हाँ जी बेटे, किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। चलिए ठीक है डॉक्टर साहब, डॉक्टर अमार साहब बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके टाइम का। मैंने इनको चैप्टर भी दे दिया है और इनको पीपीटी भी दे दी है। बाकी जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो ऑलरेडी यूट्यूब पे है, वो लिंक इनके साथ शेयर थे। बाकी आज की जो डिस्कशन है वो फिर आप रिकॉर्ड करके इनके साथ शेयर कर दीजिए। ओके सर, थैंक यू सर। मैंने 3 वीडियोस जो हैं वो शेयर किए हैं, स्पेशली जो लास्ट वन जिस पे मैंने दिया तो उसमें आपको उसकी सारी वर्किंग, उसकी मेंटेनेंस वगैरह जो है उसके पार्ट्स वो आपको नजर आएंगे कि वो है क्या चीज़। ठीक है बेटा, ठीक है, बाकी अगर कहते हैं तो मैं इसके पार्ट्स जो हैं कौन कौन से हैं वो मैं आपके साथ उसका पेज एक्सट्रैक्ट करके आपको शेयर कर देता हूँ फॉर योर ठीक हो गया नॉलेज। डॉक्टर, ठीक हो गया। ठीक है जी, ठीक है बेटे, आप भी अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।